इसने पिछली बार ये संकल्प लिया था कि मैं साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं रखूंगा। सर, साहित्य के प्रति रुझान की बात करूं तो सर मैं बचपन से ही मुझे कहानियां कविताएं पढ़ने का शौक रहा था। ये बात सही है मित्रों कि व्यक्तित्व किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता। आपको यहाँ तक पहुँचाने में निश्चय ही कोई शताधिक गुरुजन होंगे। कि ये प्रश्न होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या कोई इसका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि टाइम टेबल बनाते हैं बच्चे इतनी बजे चाय पीनी है। तो हाँ, इसमें मुझे भी हास्यास्पद लगता है ये, लेकिन आज का ज़माना है, एआई का ज़माना है। साथियों नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक अद्भुत सत्र मित्रों, बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। आज तक आप लोगों ने, ये बात सही है कि जो अभी इस राह के अनुगामी हैं, ये साक्षात्कार निश्चय ही वही लोग देखेंगे जो जीवन में अपने अभीष्ट को खोज रहे हैं। ये जो है वो टॉपर कैसे होते हैं, तो वो ऐसे होते हैं बिल्कुल सेम जो है वो जैसे आप हैं वैसे ये हैं। एक सहज, एक सरल, एक निश्चय ही अत्यंत ही स्वाध्यायी और परिश्रमी बालक जिसने जीवन में बहुत सारी असफलताएं देखी। मैं वो बातें बाद में करूंगा। इन्हीं का एक मित्र जो है मुझे मिला और जिन्होंने इसके बारे में बताया कि जीवन में कितने सर विपरीत परिस्थितियां, ये एक रटा रटाया डायलॉग नहीं है कि जीवन में जब कोई आगे बढ़ता है तो विपरीत परिस्थितियां हर मनुष्य में होती है। तो मदन ने भी ऐसा ही जीवन में जो है वो अनेक परिस्थितियों का सामना किया और कई बार असफलताएं देखी। 2022 का जो परीक्षा हुई थी सहायक आचार्य, उसमें साक्षात्कार में गया, चयन नहीं हो पाया। फिर से एक बार पढ़ने की ठानी, लेकिन अब की बार ठानी तो ऐसा संकल्प लिया कि उसको इसने निभाया। 162 नंबर लिखित परीक्षा में लेकर के आया और तीसरी रैंक पर संपूर्ण राजस्थान में। मैं आशीर्वाद देता हूं, यह हिंदी का भविष्य है। निश्चय ही हिंदी के लिए जिस प्रकार के युवाओं की आवश्यकता है, उसमें मदन एक जाज्वल्यमान नक्षत्र बनकर के उभरेगा। मैं उसको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। साथियों, मेरे साथ है मदन लाल सिंधरी, जो पहले बाड़मेर में था, आजकल बालोतरा में आ गया। वहां से ये जो है आते हैं और नेट जेआरएफ 2020 में इन्होंने उत्तीर्ण की। राजस्थान विश्वविद्यालय से संप्रति पीएचडी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये बात बहुत सारे लोगों को संबल देगी। साहित्य को हम कहते हैं कि हम हृदय से जीते हैं, वहां पर विषय जो है वो गौण हो जाता है। मदन का जीवन भी कुछ ऐसा ही रहा। विज्ञान वर्ग से बीएससी किया और बीएससी जो है करने के बाद में कैसे साहित्य के प्रति रुझान हुआ, मैं मदन से ही जानूंगा। और हिंदी के प्रति इसका रुझान कैसे बना, और इस परीक्षा में 162 नंबर लिखित परीक्षा में 200 में से, ये बहुत ही स्वप्निल आंकड़ा है साथियों। और इसने पिछली बार ये संकल्प लिया था कि मैं साक्षात्कार की आवश्यकता ही नहीं रखूंगा, और इसने निभाया। जो कहा 162 ही जनरल की मेरिट गई और 162 अंक इसके आए। तो मैं स्वागत करता हूं ऐसे प्रिय मदन लाल का, इसको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और ये पुष्पगुच्छ इस उम्मीद के साथ कि ये जीवन हमेशा इसी की तरह खिलता रहे। और एक शिक्षक होने के नाते सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी लेखनी निरंतर चलती रहे। आज मैया पाठशाला में एक मिलन समारोह मैंने रखा साथियों, और बड़े सुयोग्य साथी आए। मैं मन से इनसे बात कर रहा था, मैं कह रहा था कि हिंदी को बहुत आवश्यकता है। ये यहां पर नहीं कह रहा हूं, हम जब मैं इनसे मिलता हूं तब भी बोलता हूं, हिंदी को बहुत आवश्यकता है। हम कुछ अच्छा लिखें, अच्छा करें, एक इस प्रकार के समूह का विकास हो। उस समय जब महावीर प्रसाद द्विवेदी काम कर रहे थे, जब भारतेंदु हरिश्चंद्र काम कर रहे थे, सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन हिंदी की को उन्होंने कहां से कहां लेकर के गए। आज ये अवसर आ गया है। मेरा ये युव वर्ग जो पूरी ऊर्जा से ओतप्रोत है और ये अद्भुत काम करेगा। मैं प्रतीक चिन्ह के रूप में मैया पाठशाला का जो है लोगो जो है इसको जो है सपोर्ट करता हूं, इस आशा के साथ कि बिल्कुल जो है वो शिक्षा में एक नई अलग जो है आप जगाएंगे। चलिए मित्रों, मैं जो है वो रोज आपसे मिलता हूं, मुखातिब होता हूं। मैं अब आगे का जो संचालन जो है वो मदन के हाथों सौंपता हूं। आप इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। सबसे पहली बात, अपना परिचय दीजिए मदन। जैसा कि आपने बताया, मैं सिंदरी एक छोटा सा कस्बा है, सिंदरी के पास पायला किला, वहाँ से संबंध रखता हूँ। वहीं से मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा सरकारी विद्यालय से की। हमने ननिहाल में रहते हुए
उसके बाद चूंकि मेरे माताजी संविदा कर्मी शिक्षक थे तो उनके स्कूल में मैंने चौथी क्लास वहाँ पढ़ी। फिर उसके बाद से लगातार मैं मम्मी चूँकि शिक्षक होने से पहले एनजीओ में कार्यरत थे तो उनके साथ विभिन्न जगह उनका ट्रांसफ़र होता रहता संस्थाओं के माध्यम से, तो मैं उनके साथ साथ लंबे समय से यात्रा करता रहता था, ट्रैवल करता था। तो मैं आपको बताऊं सर, 12वीं तक मैंने 13 स्कूलों से शिक्षा प्राप्त की। मैंने 12वीं पास करने के लिए 13 स्कूलें बदलनी पड़ी मुझे, क्योंकि वो मम्मी का कार्य क्षेत्र ऐसा था और उनकी यात्राएं लगातार चलती रहती थी, तो टिकना बड़ा मुश्किल होता था एक जगह। और फिर से एक तरीके से नई जगह जाके नए माहौल में नए मित्रों के साथ नए शिक्षकों के साथ सामंजस्य बिठाना, उनसे रूबरू होना और उनसे सीखना एक तरीके से मेरे लिए बहुत नया अनुभव रहता था, जो कि आगे भी मुझे भविष्य में इससे काफ़ी मदद मिली। हर जगह नई जगह जाके वहाँ के लोगों के साथ और नए विषय में भी आगे, जैसे मैं विज्ञान से हिंदी में आया तो वहाँ भी मुझे एक तरीके से सहजता अनुभव हुई, क्योंकि अच्छा, मैं परिवर्तन रहा हूँ कि विज्ञान विषय था, हालांकि ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने विज्ञान विषय लेकर के अभी इसी परीक्षा में आपके साथ चयनित हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं। शायद ये संख्या 10, 15, 20 नहीं है, ये 50, 60 संख्या हो सकती है, 200 से बड़ी बात है। तो साहित्य के प्रति कैसे रुझान हुआ? सर, साहित्य के प्रति रुझान की बात करूं तो सर मैं बचपन से ही मुझे कहानियाँ कविताएं पढ़ने का शौक रहा था। मैं स्कूली शिक्षा में थोड़ा औसत से अच्छे स्तर का विद्यार्थी था, तो 10वीं कक्षा में मेरी स्कूल में प्रथम आ गया था, मेरा प्रथम स्थान था। तो उस वजह से वहाँ जैसे अपने समाज में या सामाजिक एक तरीके से प्रतिष्ठा में वो सवाल होता है कि विज्ञान विषय से जिसके अच्छे नंबर होते हैं विद्यार्थी के कक्षा में, तो उसको कहा जाता है कि आप विज्ञान विषय लो। हालांकि कई लोगों की इसके पीछे कहने की सोच ठीक होती है कि अगर आप अच्छे हैं, विज्ञान में भी आपके नंबर अच्छे हैं, तभी टोटल आपका नंबर अच्छा रहता है। तो विज्ञान में जैसे हमारे वहाँ अपने समाज में या राजस्थान में बोले तो करियर काउंसलिंग के जो एक तरीके से सेल होनी चाहिए या जो ऑप्शन विद्यार्थियों को पता होना चाहिए वो नहीं होते हैं। क्योंकि हिंदी में भी, जैसे हम हिंदी में भी अगर नौकरियों की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रेड हो गया, या स्कूली शिक्षा और कॉलेज शिक्षा के बाद हिंदी में भी जैसे राजभाषा अधिकारी हो गए, ट्रांसलेशन अधिकारी हो गए, इतनी सारी नौकरियों के बारे में जानकारी कम होती है। तो उस वजह वहाँ भी कहा कि भाई आप विज्ञान से रहेंगे तो आपके पास आगे जाके बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे। तो उस समय एक तरीके से चूंकि मेरी जीव विज्ञान विषय में रुचि भी थी सर, और हिंदी में भी रुचि थी। जैसे अभी की जो नई शिक्षा नीति में जिस प्रकार से किया गया कि आप अलग अलग सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हैं, तो हालांकि ये उस समय होती तो मैं ज़रूर जीव विज्ञान के साथ हिंदी पढ़ता, पर संयोग ऐसा बना कि सर 12th भी मैंने विज्ञान विषय से करी। फिर 12th के बाद बीएससी आई तो बीएससी भी मैंने शुरू कर दी, लेकिन बीएससी करते करते मुझे ये अंदाज़ा लग गया कि ये इस विषय में मेरा मामला जम नहीं रहा। इसमें अगर मैं आगे रोजगार के लिए अगर सोचूंगा तो एक तरीके से मेरे लिए बहुत मेहनत भरा और उबाऊ काम हो जाएगा। चूँकि मैं साहित्य में रुचि रखता था तो मैंने इसके साथ साथ बीएससी के साथ साथ मैंने प्राइवेट डिस्टेंस कोर्स से बीए भी शुरू कर दिया था। पर वो उस समय बीए शुरू करते करते उसमें ऐसी रुचि बनती गई, ऐसे समूह में मिलते गए। जोधपुर में हमारी साहित्य चर्चाएं होती थी, हम कहानियों पे चर्चाएं करते थे, बहुत से मित्र हम मेरे जोधपुर से, तो उनके साथ ये चर्चाएं होती होती फिर क्या हुआ कि सर 2019 में मेरी बीएससी ख़त्म हुई। तो 2019 और 20 के आसपास ये दिल्ली विश्वविद्यालय और जेएनयू विश्वविद्यालय थोड़ा विभिन्न विषयों की वजह से हाईलाइटेड हुआ था, कई नारों की वजह से या कई सारी चीज़ों की वजह से हाईलाइटेड हुआ। तो मुझे ये मालूम हुआ कि देश में ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जहाँ इस तरीके से हिंदी की पढ़ाई होती है, इस तरीके से एंट्रेंस होते हैं बिल्कुल नॉमिनल फीस पे, बिल्कुल जिन शिक्षकों के बारे में बाकी विद्यार्थी पुस्तकों में पढ़ते हैं कि भाई हम उनके बारे में पढ़ते हैं, वो शिक्षक वहाँ पढ़ाते थे। तो उस वजह से वो जानकारी होने के बाद मैंने प्रवेश परीक्षा के लिए उस सोर्स देखना शुरू किया, उसके बारे में ढूंढना शुरू किया। तो फिर मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा मैंने दी। तो संयोग से मैंने अध्ययन मेरा ठीक था और कुछ मार्गदर्शन भी उस समय अच्छा मिल गया, तो उस वजह से मेरा वहाँ अच्छे कॉलेज में भी सिलेक्शन हो गया, हिंदू कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मेरी 9वीं रैंक थी दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में उस समय पूरे देश भर में। तो आप रैंक सुधारते रहे हैं? जी सर मेरी रैंक सुधार होती गई और सिंगल डिजिट में ही आई है। एक तरीके से सारे दोस्तों की एक तरीके से मदद से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, दोस्तों अच्छा जो सकारात्मक दोस्तों का ग्रुप बना और जो हमेशा मोटिवेट करते रहने वाले दोस्तों का ग्रुप बना, उस वजह से भी, और कुछ अच्छे गुरुजन, आप जैसे गुरुजनों के सहयोग से भी वो संभव हो पाया। वरना अकेला इंसान तो, जो लोग कहते हैं कि मैं कभी कभी अहंकार में या अहम में सिलेक्शन होने के बाद लोग कहते हैं कि मैं सेल्फ मेड आदमी हूँ या मैं खुद से बना हूँ, तो वो एक तरीके से बहुत अहमवादी बात हो जाती है, वो सच उतना है नहीं। बात सही है मित्रों कि व्यक्तित्व किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता,
आपको यहाँ तक पहुंचाने में निश्चय ही कोई शताधिक गुरुजन होंगे, कोई एक व्यक्ति नहीं होता कि ये एक व्यक्ति है पर्टिकुलर जिसके कारण हम यहाँ पे आ गए। जीवन जो है वो कहीं से हम कुछ लेते हैं, कहीं से कुछ लेते हैं, ऐसे ही बनता है, और ये आप स्वीकार कर रहे हैं। अच्छी बात है। जीवन की शुरुआत में जिस तरीके से माताजी के जो संघर्ष थे, उन्होंने एनजीओ में काम करते हुए या संविदा शिक्षक रहते हुए विभिन्न अभावों में, विभिन्न बेहद मुश्किल आर्थिक परिस्थितियों में रहते हुए भी मुझे उसका एहसास नहीं होने दिया। एक तरीके से मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी तो उससे दुगनी ही मिलती थी। अच्छा, आपने क्या प्रथम श्रेणी भी दिया था? नहीं सर, मेरा चूंकि मैंने सीधा बीएससी अच्छा, से एमए बीएड नहीं किया, किया, बीएड बीएड मैंने नहीं नहीं किया सर। अच्छा। क्योंकि मेरा लक्ष्य यही था कि मैं एमए करने के बाद नेट जेआरएफ करूंगा और उसके बाद रिसर्च क्षेत्र में जाऊंगा, और उसके बाद क्या आप पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मैं सहायक आचार्य बन जाऊंगा? जी सर, मुझे एक तरीके से अगर मैं ज़्यादा बोलूँ तो ये अब इसको मेरा अहम ना समझे, पर मुझे आत्मविश्वास सर उस एंट्रेंस के बाद मिला। जो एंट्रेंस मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय का दिया था, उस समय मैंने एंट्रेंस के समय पिछले परीक्षाओं के जो वर्षों के प्रश्न पत्र मैंने देखे थे, तो उसमें नेट और विभिन्न फर्स्ट ग्रेड हैं, सेकंड ग्रेड हैं, इन श्रेणियों के प्रश्न पत्र मैंने देखे थे उस समय। तो मुझे लगा था कि ये मेरे मतलब संभव है, मेरे लिए मेरी रेंज में है, ये मैं कर सकता हूँ। तो उसके बाद से मैंने सोचा, और जब जेआरएफ हो गई मेरी पीएचडी में एनरोलमेंट भी हो गया और जेआरएफ हो गई, तो उस समय मेरे पास ऑप्शन भी यही था। और साथ में चूंकि मैं सिविल सेवा में जाने के बारे में भी सोच रहा था, तो उसके लिए एक तरीके से बढ़िया बैकअप बनाने की मैं बीच में बता दूं, अभी जब मैं बात कर रहा था कि प्रिय मदन जो है वो अभी जो है वो सिविल सेवा के लिए भी प्रयासरत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो उस दौरान जब मैं ये सोच रहा था, तो जब हिंदी साहित्य को इतनी गहराई से पढ़ना शुरू किया, विभिन्न लेखकों की, आलोचकों की पुस्तकें पढ़ना शुरू किया, उसके बाद से विभिन्न लोगों से जुड़े, हिंदी साहित्य से जुड़े हुए लोगों से जुड़े, तो फिर उस समय लगा कि यहाँ शिक्षक, एक कॉलेज शिक्षा में शिक्षक बनना या आचार्य बनना भी एक तरीके से सिविल सेवा से कहीं अच्छी, एक तरीके से आपके पास उसमें लोगों, सारे युवाओं से जुड़ने का जो स्कोप होता है, जो मौका होता है, और सिर्फ एक ही सिविल सर्वेंट ना बन के हजारों सिविल सर्वेंट बनाने का जो मौका होता है, वो मुझे उसमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखी। तो उस वजह से मुझे लगा कि मैं इसमें ज़्यादा मेहनत करना। सहायक आचार्य में 3 प्रश्न पत्र होते हैं। जी सर। 2 आरंभिक, पहला और दूसरा जो है विषय का होता है, तीसरा जो है वो सामान्य जीके जनरल अवेयरनेस का होता है। इसको आपने कैसे मैनेज किया? मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा इस बारे में, एक पूरी तरह से आप रणनीति क्या होनी चाहिए, जी सर, बिना मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, आप विद्यार्थियों को सीधा पहुंचाएं कि क्या रणनीति होनी चाहिए तीनों प्रश्न पत्र को लेकर के, कैसे पढ़ना चाहिए। विद्यार्थी बहुत भ्रमित होता है, 5 किताबें पढ़ता है, 10 किताबें पढ़ता है, शुक्ल भी पढ़नी है, हजारी प्रसाद भी पढ़नी है, रामकुमार वर्मा भी पढ़नी है, बच्चन सिंह भी पढ़ना है, हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन भी पढ़नी है, विश्वनाथ त्रिपाठी भी पढ़ना है, व्याकरण में हमारे पास इतने विकल्प मौजूद होते हैं, काव्यशास्त्र में विकल्प मौजूद होते हैं, हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसा पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, वर्तमान जमाना जो है वो ऑफलाइन का नहीं रहा, ऑनलाइन का जमाना है, तो वो कितना मदद करता है, आपको कितनी मदद हुई, उसके बारे में विद्यार्थियों को बताएं। जी सर, इस बारे में मैं शुरुआत करूं तो जो जीके का प्रश्न पत्र होता है उससे मैं शुरुआत करूं तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कॉलेज आचार्यों की हो, तो उसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होता है उसका जो पाठ्यक्रम जो है उसको देखना, और उसको एक तरीके से मुंह जबानी उसको याद होना, वो बेहद जरूरी आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता। पहली बात पाठ्यक्रम। मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप बोलते जाओ, मैं कुछ लिखता जाऊंगा। जी सर। तो सबसे पहले बात करें, मैं खड़ा हो जाऊँ, आप कोई बात नहीं। हाँ, तो प्राथमिक आवश्यकता सर किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए या उसकी तैयारी के लिए सबसे पहले जरूरी होती है पाठ्यक्रम की पुस्तकें, या पाठ्यक्रम आपके सामने छपा हुआ होना चाहिए। आपकी टेबल पर जहाँ पढ़ते हैं या जहाँ भी आप अध्ययन अपना करते हैं वहाँ आपके सामने होता चाहिए। दूसरी बात, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करते हैं उस परीक्षा के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र या उससे उस स्तर की परीक्षाओं के पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, जैसे आप सहायक आचार्य की कर रहे हैं तो विभिन्न स्टेट्स में सहायक आचार्य के जो प्रश्न पत्र होते हैं उन सब के पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र हो गए, या फर्स्ट ग्रेड के भी प्रश्न पत्र बड़े स्तरीय होते हैं, और उसके अलावा नेट के भी जो पुराने पेपर हैं, जिसकी पुस्तक आप अभी आपने संकलन किया जो संचयी का है, उसमें उसको मैंने देखा था, वो बड़े अच्छे उसमें विश्लेषण है, तो वो एक तरीके से कारगर होते हैं। इन दोनों के अलावा जब आप जैसे अलग अलग प्रश्न पत्र की बताऊं तो मैं जीके से शुरू करूं तो सबसे पहले जो बेसिक पुस्तक और है, क्या रणनीति होनी चाहिए, पाठ्यक्रम स्मरण होना चाहिए, पिछले प्रश्न पत्र। अच्छा, एक आम विद्यार्थी का, आप विद्यार्थी को की तरफ देख के बात करेंगे कि ये प्रश्न होता है कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए, क्या कोई इसका फिक्स शेड्यूल होना चाहिए कि टाइम टेबल बनाते हैं बच्चे, इतने बजे चाय पीनी है,
तो हाँ, इसमें मुझे भी हास्यास्पद लगता है ये, लेकिन आज का जमाना है, एआई का जमाना है। तो पूरा डिजाइन करके पढ़ते हैं, क्या ऐसा ये ठीक है या क्या करना चाहिए? सर टाइम टेबल की जैसे आपने बात करी, तो मैं भी मेरा भी इस बारे में एक अनुभव है कि मैंने जब तैयारी शुरू की थी, इसके बारे में सोचा था, तो मैंने शुरुआती 1 महीने में लगभग 30 या 35 बार मैंने टाइम टेबल बनाया होगा, वो मेरा कभी फॉलो नहीं हुआ। तो जैसे आपने घंटों की बात की, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि खाने पीने सोने और घर पे बात करने के अलावा आप सिर्फ पढ़ाई करें, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें तो आपका और कोई काम नहीं होना चाहिए। घर पे बात करना और अपने मित्रों, सकारात्मक मित्रों और साथियों से बात करना इसलिए आवश्यक है। इसमें मैं बाद में आऊंगा, पहले क्या यहाँ पर कुछ लिखना है मुझे कि 7 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे, इतना आइडियल कुछ के इतना पढ़ना चाहिए, 2 घंटे से तो होना नहीं है। सर अगर आइडियल लें तो हम सारे निवृत्त कामों से या नींद से माने तो 12 से 13 घंटे एवरेज इंसान। चलिए, मैं तो कम लिख रहा था, 12 से 13 घंटे जो है वो पढ़ना पड़ता है। अगर तो ये बात सही है कि 12 से, आज जितना जमाना जो है 2.5 लाख 3 लाख फॉर्म आते हैं, पोस्ट होती है बहुत कम, तो ऐसे में जो है ये 12 से 13 घंटे जो है आपको प्रतिदिन पढ़ना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे जैसे मैं कुछ चीजें जो विद्यार्थियों के साथ रहता हूँ, इसलिए जो आती है मैं अच्छा लगेगा कि आप विद्यार्थी, और ये जो साथियों बातचीत कर रहा हूं, इसमें कोई मैं अपना प्रचार करने के लिए बातचीत नहीं कर रहा, ये बातचीत इसलिए है कि इसके माध्यम से आप लोग अपने जीवन में कुछ सुधार कर पाए, आपकी सफलता में कुछ सहयोग मिल सके। एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा हम वयस्क जो टारगेट होता है, जो आपकी हम उम्र के जो बच्चे, वो बहुत जरूरी भी है, मैत्री बिना तो जीवन अधूरा होता है। तो क्या पढ़ने वाले कुछ ऐसे साथियों का समूह भी होना चाहिए? जी बिल्कुल सर, मैं इस बारे में बात करूं तो मेरे जीवन में मेरे सकारात्मक मित्रों का योगदान आप जैसे विद्वान लोग कहते हैं कि आपका व्यक्तित्व कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं, आपके आसपास के 4-5 लोगों का योग हैं आप। जैसे सर भी बताते हैं इस बात को, बार बार हमें रेखांकित करते हैं। तो मेरे साथ भी यही था, जब मैंने पिछले वर्ष जब 2020 की असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी की, तो हम 5 लोग साथ में रहते थे। तो उनमें से 3 लोग आज एसआई बन चुके हैं और एक आरपीएस बन चुका है मेरा दोस्त। तो हम 5 लोगों का समूह था। उस समय मेरा भी इंटरव्यू कॉल हुआ था। मेरा उस समय कम समय की तैयारी की वजह से या मेरी ही कमियों की वजह से, जो मैं उस समय नहीं बेहतर कर पाया, उस वजह से नहीं हो पाया। बाकी हमारा जो ग्रुप था, एक तरीके से सकारात्मक सोच वाला, एक दूसरे को बढ़ावा देने वाला, और ईर्ष्या की कोई जगह नहीं थी उस समूह में, ना हमारी मित्रता में कभी कोई ईर्ष्या की जगह आई। तो ये बेहद जरूरी चीज़ है सर, क्योंकि अकेले में आदमी एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसान कभी कभी निराश भी हो जाता है, कभी कभी एक तरीके से बीमार फील करने लग जाता है पूरे दिन। तो साथियों, अच्छे मित्र जरूर बनाएं। देखिएगा, किताबें कौन सी होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये हर कोई बताता है, मैं आपको कई बार बताता हूं। ये चीजें जिसको करते हुए प्रिय मदन जो है वो पूरे राजस्थान में, ये बहुत गौरवान्वित करने वाला शब्द जो मैं बोल रहा हूं कि 30वीं रैंक को प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। तो एक विद्यार्थी को किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कम से कम कितने महीने की तैयारी आवश्यक है? सर महीने की तैयारी पाठ्यक्रम के उस पे निर्भर करता है कि कितना लंबा उसका पाठ्यक्रम है, कितनी कम से कम कि हाँ इतनी तैयारी तो होनी चाहिए। अगर हम सहायक आचार्य इसी परीक्षा की बात करें तो कम से कम आपकी 5 या 6 महीने की नियमित तैयारी। मैं तो 1 साल लिख देता हूँ, 1 साल को ये 12 से 13 घंटे यदि पढ़ेगा तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा सर। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी के सामने बहुत भटकाव है इस समय, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं, मैं जवाब नहीं दे पाता, उन लोगों से भी माफी मांग रहा हूँ कि सर हमें कोई बताने वाला नहीं है, हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि जो जीके और जीएस वाला जो पार्ट है, उसमें आपने जो है एक बुक लिस्ट है ना, जो आपने पढ़ी है ना जी सर। हो सकता है नई नई चीजें आती है, बाजार में चीजें आती है निश्चय जी, लेकिन क्या पढ़ना चाहिए सर? जीके के लिए अगर शुरुआत ही करें तो जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें जो चलती हैं सिलेबस में, स्कूलों के सिलेबस में जो 9 से 12 तक, वो एक तरीके से बेस बनाने के लिए, भले शायद इतिहास हो, राजस्थान जी एनसीईआरटी, इतिहास हो, भूगोल हो, सबके लिए बेस बनाने के लिए यही है। उसके बाद अगर आप इससे स्तरीय जाना चाहें तो एक तरीके से जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती हैं, और सब्जेक्ट स्पेसिफिक देखें तो जैसे राजस्थान पॉलिटी के लिए मैंने राहुल चौधरी सर की पुस्तक पढ़ी थी, राजस्थान की राजव्यवस्था, राहुल चौधरी, ज्ञान वितान प्रकाशन है ना, राजव्यवस्था, जहां से मेरी पुस्तकें आती है वहीं से जो है वो राहुल लिखते हैं। और एक राजस्थान की संपूर्ण पुस्तक इनकी राजस्थान ज्ञान वितान के नाम से भी है जी हाँ, राजस्थान ज्ञान वितान, जो पुराने प्रश्नों का बड़ा अच्छा संकलन है। और कौन सी पुस्तकें राजस्थान के लिए उपयोगी हो सकती है? उसके अलावा तो सर जो आर्थिक समीक्षा जो राजस्थान की आती है, जो मूल एक तरीके से राजस्थान सरकार जो जारी करती है बजट से पहले, आर्थिक समीक्षा मूल, और उसके अलावा
आर्थिक बजट जो होता है वो भी मूल जो राजस्थान सरकार जारी करती है उसको पढ़ना। और करंट के लिए सर एक तरीके से कई सारी बाजार में पुस्तकें आती है, पर मैंने क्रोनोलॉजी को फॉलो किया था। क्रोनोलॉजी कुछ लोग क्रोनोलॉजी कहते हैं, कुछ लोग मूमल भी कहते हैं सर। मूमल भी अच्छी कहते है, हैं, जो बता रहा हूँ। मूमल का वार्षिकांक भी आता है और 2 माही भी आती है, तो वो भी देख सकते हैं आप। क्रोनोलॉजी मुझे संक्षिप्त भी लगी थी और मेरी तैयारी के हिसाब से जरा मैं रोजाना अखबार मेरा पढ़ना होता था, तो उस वजह से। हाँ, इसमें और क्या होता है? अखबार रोजाना पढ़ना चाहिए। अखबार क्यों पढ़ना चाहिए? करंट की खबरों के लिए, करंट में जो न्यूज रहती हैं। अच्छा, अखबार को कैसे पढ़ें? अखबार के लिए सर आप सिलेबस में पॉइंट देख सकते हैं। जैसे सिलेबस में पॉइंट लिखा हुआ है चर्चित व्यक्तित्व, चर्चित जगहें, चर्चित किताबें, पुस्तकें, तो उसके लिए अखबार में हमें जैसे स्पोर्ट्स वाला पेज है, स्पोर्ट्स वाला आजकल हर परीक्षा में बहुत ज्यादा रोल, शायद इसमें भी 8-10 क्वेश्चन थे जी। इसमें भी थे, और इसमें कई बार ये करने लग जाते हैं सर हम लोग की पहाड़ खोदने लग जाते हैं और मिलता जाके चूहा है सामने। तो स्पोर्ट्स की खबरों में इतना ज्यादा मग्न हो जाते हैं हम कि मतलब इतना उसका पॉइंट तक याद करने लग जाते हैं कि भी किसी ने गोला फेंका था तो कितने पॉइंट मीटर फेंका था। वो सारे सवाल जो परीक्षा में आते हैं वो आपको ऐसा होता है कि आपको वो अटेंड नहीं करने होते हैं। किसी भी पेपर का अगर 100 सवालों का कोई पेपर है तो उसमें से सर 5 से 10 सवाल ऐसे होते हैं जो ऐसे आते हैं कि भाई आपको करना ही नहीं, उनको छूना ही नहीं है, वो सवाल उस तरीके के हैं। तो स्पोर्ट्स में कई बार इस तरीके के सवाल आते हैं, तो उसके लिए मेहनत बहुत ज्यादा है सर और आउटपुट उसका बहुत कम है। हमें हर चीज का आरओआई देखना जरूरी है। इसमें ये 50 नंबर का पेपर होता है? जी सर। और इसमें जो है वो 100 क्वेश्चन आते हैं? जी सर। साथियों, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे यदि एमपी वाला मुझे कोई सुन रहा है तो वहां पर एक प्रश्न जो है वो 4 नंबर का होता है जी। और पीएससी ने ये बिल्कुल अलग तरह का कुछ माहौल बनाया कि एक प्रश्न आधे नंबर का होता है। ऐसे ये बड़ा मनोविज्ञान होता है कि विद्यार्थी जब परीक्षा हॉल में होता है उस समय उसको लगता है कि आधा नंबर ही तो है और उसमें बहुत गड़बड़ कर देता है। तो इससे कैसे बच सकते हैं? सर इसमें एक्यूरेसी की बड़ी महत्ता है एक तरीके से मैं कहूँ तो। जैसे मेरी परीक्षा के दौरान मैंने 100 में से 90 सवाल अटेंड किए थे, उसमें मेरे 81 सही थे। तो वो एक्यूरेसी की वजह से मेरा स्कोर 40 के समथिंग हुआ। और इस परीक्षा के लिए जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा चल रही है उसके लिए 40 के आसपास नंबर जीके में आपको लाने ही होंगे, वरना आप दौड़ में पीछे रह जाएंगे। पर अगर आप नहीं लाते तो आपको हिंदी में एक्सेल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। इसमें और भी कुछ होता है? करंट हो गया, आर्थिक हो गया और राजस्थान हो गया, और भी कुछ होता है? इसके लिए तो सर इसकी समीक्षा की हो गई। और भूगोल के लिए सर राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें आती हैं, वो पढ़ सकते हैं। हिंदी ग्रंथ अकादमी है भूगोल के लिए, हिंदी ग्रंथ अकादमी है। हाँ, और पुराने पेपर्स कई बार अलग अलग भर्तियों के मैया पाठशाला ऐप पे भी वो यूट्यूब चैनल है, उस पे भी सर जो करवाते हैं वो भी पुराने पेपर जो उनके हैं कई राजस्थान में जो भर्तियां हो रही है उनके लिए भी वो एक्सप्लेनेशन उनका अच्छा होता है, वो भी अच्छे काम के हैं। अच्छा, हाँ। चलिए ये मित्रों, ये जो तृतीय प्रश्न पत्र था उसकी बात करी। अब चूंकि प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र ये विषय के होते हैं जी सर। और ये भी 75 मार्क्स का है, ये भी 75 का है, ये दोनों मिलाकर के 150 अंक का होता है, 24 नंबर का साक्षात्कार होता है। तो ये जो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र है आप एक साथ बता दीजिएगा कि बच्चे को, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या क्या होती है साथियों, ये हर जमाना जिस युग में हम जी रहे हैं, हर तीसरे दिन एक किताब नई आती है। लिखते भी हैं, लिखना भी चाहिए। किताब लिखने का कोई मापदंड भी भारत सरकार ने बनाया नहीं राजस्थान सर, कोई भी लिख सकते हैं। कोई असफल हो गया वो भी किताब लिख देता है कि अब और कुछ नहीं तो किताब लिख देते हैं। तो कैसी किताबों का चयन हमें करना चाहिए, मैं जानना चाहता हूं। और वो चीज बताएं जो आपने पढ़ी कि हिंदी में क्या पढ़ें। सबसे पहले हिंदी व्याकरण की बात करते हैं कि हिंदी व्याकरण में क्या पढ़ना चाहिए। सर व्याकरण की बात करें तो हमारे सामने बहुत सारी पुस्तकें होती है। जैसे मैंने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि पाठ्यक्रम और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के अलावा जो तीसरा बिंदु एक तरीके से मैं मान सकता हूँ है कि आपकी पाठ्य सामग्री जो है उसको बहुत संक्षिप्त और संयोजित करना पड़ेगा। उसमें बार बार आपको चेंजेस करना या बार बार नई पुस्तकें लाके पढ़ना या अलग अलग एक ही व्याकरण की 10 पुस्तकें पढ़ना एक तरीके से हमारे ज्ञान के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन हमें चूंकि परीक्षा पास करनी है। तो जैसे हम हिंदी व्याकरण की बात करें तो विभिन्न प्रकाशकों की, विभिन्न बड़े बड़े लेखकों की सबकी किताबें आती है, लेकिन एक तरीके से हमें परीक्षा पास करनी है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैंने सर की किताब जो हिंदी व्याकरण की व्याकरण माला सर आपकी जो चलती है वो मैंने पढ़ी थी। तो हिंदी व्याकरण माला पढ़ी आप? जी सर। हाँ। तो और क्या पढ़ी, और इसमें क्या पढ़ा हिंदी में? तो उसमें सर व्याकरण माला में सर मैं आपको बात करूं तो मैंने जो अनुभव किया उसको पढ़ते हुए मैंने एमए के दौरान भी हिंदी व्याकरण की खूब पुस्तकें पढ़ी थी। मैं इसके लिए पीएससी की जब तैयारी शुरू की थी उस समय भी पढ़ी थी। तो उस समय मैंने ये एहसास किया कि जो संक्षिप्तीकरण, जैसे हम 5 पुस्तकें पढ़ सकते हैं उससे हमारा ज्ञानार्जन हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास समय है, हमें परीक्षा के लिए हमारे पास सीमित समय है। तो इसके लिए हमें
उसी सोर्स का या उसी स्रोत का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो संक्षिप्त हो और बहुत सारी पुस्तकों से निचोड़ निकाल के मेहनत से बनाया गया हो। तो जो सर की ये पुस्तक बताई मैंने ये मैंने खुद अध्ययन की और इसमें से जो सवाल मुझे देखने को सटीक सवाल देखने को मिले, अंडरलाइन में करके गया था, उन्हीं में से सवाल मिले। उसके बाद सर हिंदी व्याकरण के लिए मुझे ये सफिशिएंट लगी उसके लिए। और उसके बाद जो भारत सरकार जो निदेशालय, हिंदी निदेशालय जो व्याकरण की वर्तनी वगैरह के लिए जो प्रकाशित करता है वो अंतिम समय में आया था, मानक हिंदी शब्दावली, मानक निदेशालय। तो उसमें से कई बार प्रश्न आ जाते हैं जो तो एक तरीके से उसका प्रिंट आउट जो 50-60 पेज के लगभग आता है वो निकाल के पढ़ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा संक्षेप में करते हैं। साहित्य जो है ये पहली बात तो इससे कैसे पार पा सकते हैं, मैं एक सुयोगी सर्वथा सुयोगी विद्यार्थी के मुंह से सुनना चाहता हूं। मैं तो जीवन में 20 साल हो गई पढ़ते पढ़ाते, लेकिन हो सकता है कि मेरी बात आप तक उस रूप में नहीं पहुंचे। अभी तो विद्यार्थी हैं, जब तक ज्वाइन नहीं करेंगे तो ये आप ही के वर्ग के हैं। इसलिए मैं जानना ये चाहता हूं कि जब हिंदी साहित्य के इतिहास की बात होती है तो बड़ा भय हो लगता है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक बड़ा खौफ है कि 5000 तो कवि हैं और फिर उनकी कम से कम 20-25 हजार रचनाएं कम से कम हमें याद होनी चाहिए, तभी हम कुछ बनने का सोच सकते हैं। इसके लिए क्या कोई तरीका है क्या? मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं क्या विद्यार्थियों को बताऊं। तुम बताओगे कुछ? सर तरीका जैसे मैंने तो आपसे ही आपको देखते हुए कई बार ये चीज़ें सीखी है कि हमें अध्ययन, साहित्य का अध्ययन अगर रुचि के लिए करना है, ज्ञान के लिए करना है तो उसके लिए करना अलग बात होती है। किसी परीक्षा के लिए हमें करना है, उस परीक्षा को पास करना है तो वो एक बड़ी अलग चीज़ है। तो परीक्षा को पास करना है तो परीक्षा की पैटर्न को, उसके आने वाले सवालों को, उसके प्रश्नों को देखना पड़ेगा। तो उसके लिए सर जो पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र मैंने बताए उसमें जो सवाल आते हैं वो कहाँ से पुस्तकों से आते हैं, कैसे प्रवृत्तियों से बनते हैं या कालखंड में कौन से सन से बनते हैं, कौन से आलोचकों से मुख्यतः बनते हैं या किस निचोड़ से बनते हैं। मित्रों एक जो है मैं बीच में आपको बता देता हूं, ये पुस्तक देखिएगा, ये अभी अभी आई है, हिंदी साहित्य प्रश्न संचय का। इसमें विगत 15 वर्ष के जितने भी एग्जाम जो आरपीसी में हुए हैं उसकी बड़ी अच्छी व्याख्या है। खैर मैंने बीच में इसलिए क्योंकि ये विगत प्रश्न पत्रों की बात है इसलिए मुझे याद आया। और क्या, इसको कैसे पढ़ें, साहित्य कैसे पढ़ें, पहले ये बताओ, किताबें बाद में बताओ। सर साहित्य को अगर हम आधारभूत तरीके से समझना चाहें, आधारभूत तरीके से पढ़ना चाहें तो सबसे पहले इसके समय संदर्भ को और कालखंड प्रवृत्तियों को समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं जितना समझ पा रहा हूँ तो उसके लिए सर बेसिक अगर हम शुरुआत करना चाहें तो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नाम से पुस्तक आती है विश्वनाथ त्रिपाठी जी की। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, साहित्य का सरल, एक तो संक्षिप्त है और एक सरल है। तो सरल इतिहास ये विश्वनाथ त्रिपाठी की अभी फर्स्ट ग्रेड संस्कृत वाले जो परीक्षा हुई उसमें पूछी भी गई थी, विश्वनाथ त्रिपाठी, है ना? तो इसको पढ़ना चाहिए जी। हाँ ये बात सही है कि शुरुआत यदि कोई विद्यार्थी कर रहा है तो वो आतंकित नहीं हो, एक खौफ पैदा हो जाता है मेरी पुस्तक भी कोई प्रौढ़ बालक नहीं देखेगा तो ये इतनी बड़ी पुस्तक है, इतनी बड़ी पुस्तक को कोई देख करके और शायद आक्रांत हो जाएगा कि ये तो बहुत है। तो आप इससे शुरुआत कर सकते हो, नाम है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास। हाँ चूंकि सर ये मेरा अनुभव, क्योंकि मैंने विज्ञान से हिंदी में प्रवेश लिया था तो एक तरीके से मेरे लिए सब कुछ चीज़ें नई थी, तो मुझे बिल्कुल आधारभूत तरीके से एकदम बेसिक से शुरू करना था। तो मुझे मेरे सीनियर्स लोगों से और मेरे मार्गदर्शकों से इसकी मिली सलाह, तो मैंने इसको पढ़ा। उसके बाद हम अगर हिंदी साहित्य की बात करें तो सबसे पहले जो मूल पुस्तक, सबसे बड़ी पुस्तक शुरुआत के जो हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो पुस्तक है, सबसे पहले कोई भी परीक्षा होता है उसके लिए सबसे पहले तो मूल पुस्तकें पढ़ने की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। उसके बाद हम किसी और पुस्तक की जिसमें संग्रह किया हो मूल पुस्तकों से बहुत मेहनत के बाद अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें तो वो उपयोगी इस वजह से हो जाती है क्योंकि वो हमारा समय बचाती है, हमारी मेहनत बचाती है। मैंने इस पुस्तक में यही किया है कि 10 पुस्तकों का निचोड़। जी मैंने जब ये इसको पुस्तक को देखा तो मुझे यही लगा था कि मैं अलग अलग पुस्तकों से मैं जहाँ से पढ़ के आया था, जहाँ से मैंने नोट्स प्रिपेयर किए थे, एक तरीके से वो इसमें मुझे मिल गए और उसके बाद से मेरा काम और ज़्यादा आसान हो गया। जब मैंने इसको देखा, इसको पढ़ा इंटरव्यू के समय और उससे पहले भी जब मैंने तैयारी कर रहा था उस समय भी, इंटरव्यू के समय तो मुझे बड़ी काम आई सर काल प्रवृत्तियों को समझने के लिए, विभिन्न कालखंडों के समयों को समझने के लिए, विभिन्न विचारकों की जो वैचारिकी थी उसको समझने के लिए, विभिन्न वादों को समझने के लिए बड़ी काम आई। तो इसके लिए मूल पुस्तकों के बाद जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं, डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हैं, उसके बाद बहुत सारी पुस्तकों में ना भी जाएं तो हम इसके बाद
बच्चन सिंह को बच्चन सिंह को पढ़ सकते हैं। डॉक्टर नगेंद्र की जो हिंदी साहित्य का एक इतिहास किताब तो पढ़नी, देखिए रामचंद्र शुक्ल तो आप आवश्यक रूप से पढ़े, रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ने की योग्यता अर्जित कर ली तो वो भी पढ़नी चाहिए, बिल्कुल है उनका। ना। तो पुस्तकें तो बहुत सारी है खैर, लेकिन संक्षेप में ये कहना है कि एक पुस्तक तो मूल पढ़नी चाहिए। रामचंद्र शुक्ल कोई बिल्कुल आरंभिक विद्यार्थी है जो बिल्कुल क से शुरू कर रहा है, तो यहाँ से प्रश्न मिलने की बहुत संभावना नहीं है कि आप पूरी परीक्षा इस पर आधारित सरल इतिहास में, ऐसा नहीं है। लेकिन साहित्य के प्रति आपका एक रुझान बन जाता है और उसके बाद में आप मेरी पुस्तक हिंदी साहित्य विविध कालखंड, जिसमें सब कुछ दे दिया, बहुत बड़ा पोथा है, कोई पढ़ने की श्रद्धा है तो उसको भी पढ़ सकते वो हैं। समय बचा देता है सर बहुत ज्यादा। काव्य शास्त्र के लिए क्या करना चाहिए? काव्य शास्त्र के सर वही मैं अच्छा एक बात बताओ, बीच में और नया प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं, मैं इसको देख रहा हूं तो मैं बड़ा उत्साहित हो रहा हूं कि एक बात यह है कि हमारा जो साहित्य, जो हिंदी का जो पाठ्यक्रम है मित्रों, उसमें एक तरफ व्याकरण है, एक तरफ काव्य शास्त्र है, एक तरफ साहित्य है और गद्य पद्य रचनाएं। इसमें मदन आपको कौन सा पार्ट है जो जो कठिन लगता है? कठिन सर काव्य बात करें तो ये काव्य शास्त्र की बात है। कठिन काव्य शास्त्र और मेरे लिए व्याकरण रहा था, क्योंकि मैं साहित्य एमए के दौरान, उसके बाद नेट के लिए, उसके बाद पीएचडी के एंट्रेंस के लिए पढ़ता आया था, तो एक तरीके से व्याकरण और काव्य शास्त्र से मेरा उतना ज़्यादा संबंध नहीं रहा था, उतना ज़्यादा पाला नहीं पड़ा था। तो काव्य शास्त्र ये कठिन एक तरीके से इस वजह से कई बार कहा जाता है कि इसको पढ़ने के लिए एक तरीके से व्यवस्थित अध्ययन की जरूरत होती है, कोई किसी शिक्षक की आवश्यकता मुझे लगता है काफ़ी बार पड़ती है। जो औसत विद्यार्थी हैं या जो औसत से अच्छे भी हैं, उनको भी कई बार विभिन्न जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र है उसकी जो विभिन्न विचारक हैं उनके विचारों को समझने के लिए, उनकी वैचारिक को समझने के लिए किसी अच्छे शिक्षक की भी आवश्यकता मुझे लगता है पड़ती है। तो इस दौरान मैंने एक तरीके से, आप जैसे सर ने सोशल मीडिया या फ़ोन का बताया, तो उसका मैंने उसमें खूब उपयोग किया था। मैंने इग्नू और ये जो फ्री में पाठ्यक्रम चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के, तो उसमें वहाँ पे फ्री में कई सारे लेक्चर दिए होते हैं विभिन्न बड़े बड़े लेखकों के, बड़े बड़े जो हिंदी साहित्य के आलोचक हैं या हिंदी साहित्य को पढ़ाने वाले बड़े बड़े शिक्षक हैं, उन सब के वहाँ पे लेक्चर फ्री में उपलब्ध होते हैं काव्य शास्त्र के लिए। अच्छा, कौन सा कोई चैनल है वो? जी, ईपीजी पाठशाला, और एक अभी मैं नाम भूल रहा हूँ, अगर आप इग्नू दिल्ली हिंदी साहित्य टाइप करेंगे तो यूट्यूब पे आ जाएगा वो चीज़। तो और उसके बाद सर मैंने इग्नू का जो हिंदी साहित्य का काव्य शास्त्र का मटेरियल होता है वो भी मैंने एमए के दौरान पढ़ा था। उसके बाद सर मैंने जैसे आपकी किताब भी चलती है सर, तो उस पर भी मैंने उसको देखा, तो उसमें यह था कि डॉक्टर सत्यदेव चौधरी जो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए सारी किताबों का निचोड़ कर दिया वो थी उसमें। उसके अलावा जो पाश्चात्य के लिए देवेंद्रनाथ शर्मा चलती है, उनके आपने आपकी किताब की सबसे ठीक अच्छी बात मुझे ये भी लगी कि आपने संदर्भ भी दिया है। कई लेखक या आलोचक ये चीज़ नहीं करते हैं, वो अपना नाम से ही बड़े बड़े लेखकों की पंक्तियाँ या उनके नाम से चला देते हैं, हालांकि वो उचित बात नहीं है। ये मैं बीच में बोल रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात थी कि ये पुस्तक हिंदी जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत और समीक्षा भारतीय और पाश्चात्य मित्रों, 60 प्रश्न में से एक प्रश्न, 2 प्रश्न की नहीं कह सकता, बाकी सारे प्रश्न जो थे वो उसमें से आए थे। अच्छा, अब गद्य और पद्य की बात करते हैं। ये तो वैसे बड़ा रुचिकर विषय होता है जी, तो इसके लिए कोई स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? उसके लिए सर मूल पुस्तक, अगर आपके पास समय है तो आपको मूल पुस्तकें ही पढ़ना चाहिए जो गद्य की लगी हैं। और पद्य को पढ़ने के लिए अगर विशेष रणनीति की बात करें तो उसकी भूमिकाएं प्रत्येक विद्यार्थी को जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे पिछली परीक्षा में भी देखें तो भूमिकाओं से, जैसे जायसी ग्रंथावली की भूमिका से पिछली बार सीधे प्रश्न आ गए थे, और इस बार भी अगर भूमिकाओं को हम अच्छे से पढ़ के जाते तो उस पूरी पद्य का पूरा अंदाजा उसका। इस बात को आप लोग ध्यान रखें कि जब आयोग पाठ्यक्रम का जब प्रसारण करता है उस समय वो किसी विशेष पुस्तक के सामने संपादक लिखता है। वो संपादक जो हैं वो आप वही लेकर के पढ़ें, ये नहीं कि मेरा पदावली तो 50 लोगों ने लिखी है, उसके 50 लोग संपादक है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में जो नाम लिखा है उसको आपको पढ़ना चाहिए। अच्छा चलिए, मैं एक अंतिम प्रश्न जो है वो मदन से करूंगा, वो ये है कि वर्तमान जो जमाना जिसको हम सोशल मीडिया और ऐप का जमाना कह रहे हैं, ये क्या कितना मददगार है? कोई आदर्श उत्तर नहीं देना है, और है तो कितना है, क्या इससे मदद मिल सकती है? सर, अगर आप अनुशासित अध्येता हैं, अनुशासित विद्यार्थी हैं और अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पबद्ध हैं और लगन से लगे हुए हैं, तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी चीज जिसके दोहरे पक्ष हैं, जैसे सोशल मीडिया का सकारात्मक पक्ष भी है, नकारात्मक पक्ष भी है, तो ये चुनाव का विषय हमारा है कि हम कौन से पक्ष को ज़्यादा अहमियत देते हैं, कौन सा पक्ष चुनते हैं। तो ऐप की सर बात करें तो मैंने सर आपसे जो कोर्स लिया था, आपसे कोर्स के दौरान अध्ययन करने के लिए मेरी एक तरीके से आधी मेहनत, मेरी पिछली दौरान जितनी मेहनत मेरी हुई थी, जैसे मेरे पास पुस्तकें नहीं थी या मेरे पास कोर्स का या अंदाज़ा नहीं था कि कहाँ से परचेज किया जाता है, कैसे लिया जाता है, तो उस बारे में अंदाज़ा मुझे पिछली बार परीक्षा के दौरान नहीं था।
तो मुझे दोहरी मेहनत लगी थी। और इस बार उससे कम मेहनत में सारा, एक तो ऐप से और किसी भी कोर्स से ये लाभ हो जाता, या आपके कोर्स से मुझे ये लाभ हुआ कि जो गद्य पद की रचनाएं थी, जो काव्य शास्त्र था, उसको जो पढ़ाने के लिए एक बेसिक स्किल की जरूरत होती है, जो विद्यार्थी को जो समझ में उस तरीके से आएगा जब कोई शिक्षक उस तरीके से पढ़ाएगा। जैसे काव्य शास्त्र का टॉपिक बड़ा उस तरीके से जटिल है, अगर आप खुद समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, और रटने को जाएंगे तो बिल्कुल रट नहीं पाएंगे, रट के आप परीक्षा में उसका जवाब नहीं दे सकते। ये बात बिल्कुल सही है। काव्य शास्त्र को रटना एक तरीके से मूर्खतापूर्ण बात है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए। उसको समझना ही पड़ेगा, आपको बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा, और उस समझने के लिए आपको एक अच्छे शिक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, जो सर से बेहतर कोई हो नहीं सकता। मेरे लिए तो मेरे जीवन में मैंने सर का अध्ययन, सर की ऐप से अध्ययन किया, सर से अध्ययन किया, सर की पुस्तकों का अध्ययन किया, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा सर मदद मिली। और चूंकि मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा, कहना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया में एक तरीके से उसका त्याग इस तरीके से ना करें कि वो आपको काट खाएगा या आपको चीर डालेगा या आपका समय नष्ट करेगा। बहुत ये बढ़िया, बहुत बिल्कुल बढ़िया। आप ये पर निर्भर करता है। बिल्कुल एक अनुशासित व्यक्ति जैसे उत्तर देता है वैसा बिल्कुल सही कहा है कि ये बागडोर तो हमारे हाथ में है कि हम उसको यूज कैसे करें। ये जो उंगली जो है ये तो हमारे ही हाथ में है कि हम उसको किधर लेकर के जाते हैं। तो ये बहुत सही बात है। चलिए मित्रों, मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, और मैं क्योंकि मदन ही बोले तो ज्यादा अच्छा है। मदन, क्या कहना चाहते हो? जो विद्यार्थी, एक तो मैं ये कहूंगा इसको लेकर के मैं भी बड़ा परेशान हूँ, दुखी हूँ, मैं आप लोगों को कहता भी हूँ कि सर्वथा योग्य विद्यार्थियों का चयन भी इसमें नहीं हुआ। 150 नंबर लेने वाला भी, हालांकि आपके तो बहुत आगे नंबर थे, लेकिन 145 150 नंबर लेने वाला व्यक्ति भी इस परीक्षा में चयनित नहीं हो पाया। उन लोगों के लिए जो वापस खड़े होकर के तैयारी कर रहे हैं और जो नए बिल्कुल नए न्यू कमर जो हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? मेरा संदेश आप सबको, जो असफल विद्यार्थी हैं या जो प्रोसेस में हैं सफल होने की, मैं असफल तो नहीं कहूँगा, जो प्रोसेस में है सफल होने की वही चीज़ कहूँगा। अब सबसे पहले तो खुद से प्रेम करना सीखें, खुद की कमियां स्वेट एनालिसिस करें, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। अपनी जो स्ट्रांगनेस है, अपनी जो स्ट्रांगनेस है, वीकनेस है, उनका एनालिसिस करते हुए आप अध्ययन करें। और असफलता एक तरीके से मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ी ऐसी रुकावट है आपके रास्ते में, एक तरीके से वो आपके लिए ठहराव है, आपको खुद आत्मविश्लेषण का, आत्म मूल्यांकन का मौका देती है। आप ज्यादा और बेहतर तरीके से बन के आते हैं। जैसे मेरा पिछली बार नहीं हुआ था, अगर हो भी जाता तो बहुत पीछे रैंक में होता या रिजर्व लिस्ट में होता, कहीं होता, तो उस तरीके से उतनी खुशी या उतनी अच्छे से मैं अपने को साबित नहीं कर पाता। लेकिन अब इस परीक्षा में मुझे जैसे उसमें असफलता मिली, इस बार मौका मिला फिर से देने का, तो और दुगनी ऊर्जा के साथ आया। अगर असफलता से डर के, अगर दब के बैठ जाता करता तो शायद नहीं हो पाता और पहुंच भी नहीं पाता इस तरीके से। तो सबसे पहले सकारात्मक रहें, खुद से प्रेम करें, सकारात्मक मित्र बनाएं, घर वालों से बातचीत करें, और कुछ लोग अपने पास ऐसे जरूर रखें जिनसे आप चीज़ें साझा कर सकें, बता सकें। जैसे मेरे जीवन में मेरे माताजी, उनका योगदान बड़ा एक तरीके से मेरे जीवन में टर्निंग पॉइंट था। उनके बिना कुछ भी संभव हो नहीं, हर एक की माताजी के बिना उनके होता ही हर एक का, लेकिन मेरे जीवन में जो उनका संघर्ष था या उनकी जो प्रेरणा थी, उनका जो साथ था, वो एक तरीके से बड़ा क्रूशियल था। उसके बाद जैसा मेरा अभी 2023 में जब मेरा जो विवाह हुआ, उसके बाद मेरी जो साथी मिली मुझे, वो भी बड़ी सकारात्मक और मुझे प्रोत्साहित करने वाली। जब भी मैं निराश होता, जब भी हताश होता, मुझे इस दौरान कई बार हर तीसरे दिन सर लगता है कि क्या मेरा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मैं असफल हो जाऊंगा, क्या होगा, पिछली बार भी हो गया, अब तो और ज़्यादा मुझे होना है, ज़रूरी है, तो ये लगता था। तो उसका यही जवाब था कि तुमने हर कदम पे खुद को साबित किया है, तुम सकारात्मक रहो, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ो। और निराशा एक तरीके से हर तीसरे चौथे दिन इस परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में सर आती है, लेकिन उसमें खो जाना, उसमें वहीं जाके बैठ जाना और ज़्यादा उस पर चिंतन करना, या एक तरीके से इसको ओवर थिंकिंग कहते हैं, वो करना एक तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। अगर आप खुद पढ़ाई में और अपने अध्ययन में आप खुद को इतना डुबा दें कि आपके पास चीज़ें सोचने का वक्त ही आपको ना मिले, चिंतन का या जैसे ओवर थिंकिंग का समय ही ना मिले आपको, इस तरीके से आप खुद डुबा दें और कुछ चीज़ें और कुछ काम ऐसे ज़रूर रखें जो आपको नई ऊर्जा दें समय के साथ। जैसे मेरा ये था कि मैं टारगेट देता था खुद को कि मैं इतना अध्ययन करने के बाद, इतना घंटा अध्ययन या ये टॉपिक पढ़ने के बाद मैं एक फिल्म देखूंगा, मैं एक सीरीज़ देखूंगा, या मैं कुछ देर गेम खेलूंगा, वीडियो गेम खेलूंगा। मैं अपने को टारगेट देता था। ये आप जैसे स्कूल में बच्चों को इस तरीके से प्रोत्साहित किया जाता है, इनाम देके या उस तरीके से पुरस्कार देके, सेल्फ मोटिवेटेड तरीका रखिएगा, तो वो आप जरूर करें, तो उससे जरूर फायदा होगा। बाकी सर हैं आपके गाइडेंस के लिए। चलिए, मेरी बहुत शुभकामनाएं। मेरा मन नहीं कर रहा कि इस साक्षात्कार को मैं भी समाप्त करूं। सही बात है, मन की बात कर रहा हूं। ये बहुत प्यारा है, प्रिय है और जीवन में हमेशा आगे बढ़ता रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं साथियों।
ये बात सही है, आपने देखा होगा कि शिक्षक को कैसा होना चाहिए। अभी तो कदम नहीं रखा है, लेकिन बहुत अच्छा आप बोलते हैं। और नहीं, बात बोलने की नहीं होती कि जो मन से, हमारे मन में जो होता है उसको हम संप्रेषण कैसे कर पाते हैं और विद्यार्थी उससे प्रेरित हो पाए। मैं समझता हूं कि आपका साक्षात्कार लाखों लोगों को मोटिवेट करेगा। मेरी बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मिलता हूं किसी अन्य सफल साथी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद। थैंक यू सर।